जैसे सबसे पहला है उत्तर वैदिक काल का, कि ये जो काल है ना, इस काल का दूसरा नाम है लोह युग। क्या नाम भाई? लोह युग। ऐसा क्यों? क्योंकि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में हमें मिल जाता है क्या? लोहे की खोज। क्या मिल जाती है भाई? लोहे की खोज। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना कि इस काल में मिल जाती है हमें लोहे की खोज। अब जैसे ही लोहे की खोज होती है, अब जरा हम बात करते हैं उन धातुओं की जिन धातुओं को मनुष्य परिचय में ला चुका है ना। जरा देखना, मैं कह सकता हूं तांबा। तांबा परिचय में आ चुका, बिल्कुल आ चुका। टीन, टीन परिचय में आ गई, क्योंकि टीन और तांबे को मिलाकर के क्या बनाया था? कांसा, है ना। तो इसका मतलब ब्रोंज या कांसा भी इसमें आ गया आपका धातु में। क्या चांदी परिचय में आ चुकी है? बिल्कुल चांदी परिचय में आ गई है। चांदी के पहले साक्ष्य कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो, है ना। और तांबे के मिले थे कहाँ पे? हड़प्पा। और साथ में हमारी धातु कौन सी आ गई भाई? लोहा। बस एक चीज और याद रखना कि उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी, वहां के लोग सीसा के परिचय में भी आ चुके थे। ये धातुएं हैं जिनके टच में उत्तर वैदिक काल के लोग थे। पहला पॉइंट, इस सभ्यता को लोह युग कहते हैं। और इस यहां तक पहुंचने में, मतलब उत्तर वैदिक काल तक पहुंचने में कौन कौन सी धातुएं टच में आ चुकी हैं, तो मैंने आपको बता दी। तांबा आ चुका है, टीन आ चुका, बन के कांसा आ चुका। अच्छा सोना नहीं लिखा मैंने, सोना भी आ चुका भाई, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण भी आ चुका। लेकिन सिक्कों का दौर अभी आया नहीं है, इस बात को भी याद रखना कि जो मेनली सिक्के बनते थे वो अभी तक नहीं बने। वो बनेंगे जाकर महाजनपद काल में। कब बनेंगे? महाजनपद काल में। जरा देखना ध्यान से। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर वैदिक सभ्यता ने अपना विस्तार किया। क्या किया भाई? विस्तार। और विस्तार भी किया तो किधर किया? गंगा की तरफ। इन्होंने अपना विस्तार किधर करना शुरू कर दिया भाई? गंगा की तरफ। और ये गंगा यमुना के दोआब में आ गए। कहां पर आ गए? गंगा यमुना के दोआब में। और ये पहुंचे थे, एक नदी है गंडक नदी, सुना होगा आपने, है ना। गंगा की सहायक नदी गंडक। गंडक नदी तक का इनका विस्तार हो गया। कहां से? सरस्वती नदी से। सिंधु सरस्वती है ना, वहां से और गंडक नदी तक ये विस्तारित हो गए थे। एक कहानी भी है कि गंडक नदी को ये पार नहीं कर पाए थे। उसका एक था कि श्राप, इनके ऊपर श्राप लगा हुआ था कि आप गंडक नदी को पार नहीं कर पाओगे, आप गंडक से पहले रुक जाओगे। तो रुके, गंडक तक का इनका विस्तार प्रॉपर हुआ। ठीक है। फिर आता है इसमें मेन चीज क्या थी, आप लोगों ने पढ़ा है जो मेन है, वो आप लोग जानते हो कि हमने ऋग्वैदिक काल में एक वर्ड पढ़ा था, आपको पता हो तो, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में और उसके भी किस सूक्त में, आपका पुरुष सूक्त के अंदर किसकी बात करी गई है? व्यवस्था की, आपकी वर्ण व्यवस्था की। और बात यह है कि वो जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो आपका उत्तर वैदिक काल में आके कैसी हो गई? वंशानुगत हो गई। वो जेनेटिकली, मतलब कहते हैं ना, हेरिडिटिकली हो गई। उसमें ज्ञान कर्म पर कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण होते थे कर्म के आधार पर। जो लड़ेगा क्षत्रिय, जो पढ़ेगा ब्राह्मण, जो व्यापार करेगा वैश्य, और जो इन तीनों को नहीं करेगा उसको इन तीनों की सेवा करनी पड़ेगी, शूद्र। ये था, ये कर्म के आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको क्या कर दिया? इसको बना दिया जन्म के आधार पर, कि भाई अगर ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो तू क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा, भले मत पढ़, भले ही मत पढ़। ठीक है। तो जो जाति व्यवस्था कहते हैं एक तरीके से वर्ण व्यवस्था, ये कैसी हो गई है? वंशानुगत हो गई थी यहाँ पे आके उत्तर वैदिक काल में। आगे बात करूं मैं आपसे स्त्रियों की दशा के बारे में, तो देखिए अगर मैं स्त्रियों के बारे में आपको बताऊं उत्तर वैदिक काल में, तो स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। यहाँ पे गिरावट कैसे आई? कि जहां ऋग्वैदिक काल में महिलाएं हिस्सा लेती थी हर पार्टिसिपेशन में, राजनीतिक पार्ट में हिस्सा लेती थी, है ना, युद्ध में हिस्सा लेती थी, वहां पर ये चीजें, अच्छा शास्त्रार्थ होता ना, जो होता था ज्ञान में आपस में जो चलता था ग्रुप वार्तालाप, जो उसे कहते थे शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ होता था, डिबेट कहते हैं एक तरीके से, ये होती थी। तो उसमें हिस्सा लेती थी महिलाएं, विदुषी, क्या कहेंगे वो? विदुषी। लेकिन यहाँ पे कहानी ये बिगड़ गई कि इन्होंने इनका हिस्सा वहां लेना बंद हो गया। एक और आपको याद होगा कि ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का होता था उपनयन संस्कार। वो जो उपनयन संस्कार था वो क्या हो गया? यहाँ पे बंद हो गया। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। और याद रखना, उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म भी कहा जाता है। तो ये पेपर में आ सकता है, वह कौन सा संस्कार है जिसे दूसरा जन्म कहते हैं? तो वो होता उपनयन संस्कार। क्योंकि बच्चा अपने घर को छोड़ के कहाँ जाता था? गुरुकुल शिक्षा प्राप्ति के लिए। बच्चे की पहली शिक्षा कहाँ होती है? घर में। और दूसरी शिक्षा गुरुकुल में होती थी। तो दूसरा जन्म भी कहते हैं इसको, है ना भाई। किसको? उपनयन संस्कार को। कितने संस्कार होते हैं? 16, है ना। उनमें से एक कौन सा है? उपनयन संस्कार।
एक का तुम्हें पता ही, जिसमें तुम्हारा जलूस निकलेगा, बारात निकलेगी बढ़िया तरीके से, है ना। लड़कियों के तो खैर बढ़िया अपना हिसाब, वहीं वरमाला में ही जाना, चश्मा, काला चश्मा लगा लेना और बस नाचना मजे में, और करना ही क्या है ना। मेरे सैया सुपरस्टार, उसके सुपरस्टार निकला पड़ा है, वो सुपरस्टार कितना बनेगा उसको दिल को पता है कि आज के बाद मेरा सुपरस्टार बना कितना निकलेगा। लेकिन चल आज तारीफ हो रही है तो करने दो, हंस लो थोड़ा सा, उसके बाद के तो सुपरस्टार बने मेरे निकल जाने। और बड़ी बात पता क्या है, लड़के की दुर्गति वहां नहीं है। लड़के की दुर्गति शुरू होती है शादी वाले दिन शाम से ही। पहले बैठाओ घोड़ी पे, पूरे गांव में जुलूस निकालो उसका, पूरे गांव को बताओ भाई देखो अब इसका भी मुंह काला होने जा रहा है। पूरे गांव को पता चल जाएगी कि हाँ भाई चलो इसका, अच्छा इतना तो ठीक है। उसके बाद घोड़ी गागो से चिड़ा चिड़ा कर नाच उड़ रहे हैं, देख बेटे तेरा तकिया कलाम हो रहा है, हम नाच रहे इज्जत में, ले गए, कर दिया। जब थोड़ा बहुत बचा तो फिर लड़की के मोहल्ले में उसे बग्गी में बैठा लिया, फिर वहां और ज्यादा उतारा उसका। हाँ यूं ही है वो। मुर्गा, मुर्गा तो छोटी चीज है भाई, वो बकरा, ये है वो शेर जो अब ये बकरा या गीदड़ गिरा जाएगा। अच्छा वहां तक होगी। अब बच्ची कुछ उतार ली वरमाला पे, जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसका वरमाला पे उतार लेते हैं, ठीक है भाई। तो खैर जो भी है वो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। और जो लास्ट मतलब सेकंड लास्ट वाला जो वगदान संस्कार है, ब्याह संस्कार, वो ऐसा हो जाएगा उसके बाद एक ही बचा है फिर, दाह संस्कार, विवाह संस्कार और दाह संस्कार, ठीक है। उनमें ज्यादा ज्यादा गैप नहीं है। खैर तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा जो उपयोग में वो जौ मिलेगा। क्या मिलेगा? जौ। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा चीज बदलेगी, कैसे कि जौ के साथ साथ गेहूं भी मिल जाएगा, सरसों भी मिल जाएगी भाई, है ना भाई, बिल्कुल सरसों भी मिल जाएगी। बाजरा, कहने का मतलब जो मोटा अनाज है, बाजरा भी मिल जाएगा, और आपके चावल भी मिल जाने हैं उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो जौ के साथ साथ मैं जौ लिख देता हूं। और आप जानते हो ऋग्वैदिक काल में जौ को क्या कहा गया भाई? यव। क्या कहा गया? यव, ठीक है, याद रखेंगे सभी। तो यव तो है ही है, मतलब जौ तो है ही है, साथ में गेहूं भी है, चावल भी है, बाजरा भी है, और सरसों का भी उत्पादन मिल जाता है उस समय पर। अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं किसके बारे में, तो एक चीज याद रखना, ये जो वर्ण है ना, इस वर्ण में एक शब्द मिलता है, इसे कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं भाई? द्विज। और द्विज किसको कहा गया? जिस तरीके से आपने पढ़ा था ना वेद त्रयी, क्या पढ़ा था? वेद त्रयी। वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं आता। वैसे ही एक वर्ड है वर्ण व्यवस्था में, द्विज। इस द्विज में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, और आपके वैश्य आते थे उसी तरीके से। तो एक शब्द बिल्कुल अलग कर दिया, जिसका क्या कह दिया? द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिला के। आप लोगों के मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्वेश्चन आया होगा पणी, पणी के नाम से, है ना। तो उसमें गाय चोर तो नहीं था, व्यापारी था, मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन दोनों एंड पे मिल जाएगा आपको। तो अगर गाय चोर मिलेगा तो गाय गाय को चोरी करने वाला था ऋग्वेद के टाइम पे, वही आगे चल के क्या बन गए? व्यापारी। उत्तर वैदिक काल में उनको क्या कहते रहे? व्यापारी, जो पणी है, ठीक है, वो गाय का व्यापार करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं मैं किसके बारे में, एक आभूषण है, वो आभूषण है जिस नाम से, वो है नाम निष्क। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके कि निष्क नामक आभूषण, या मतलब वैदिक काल में आभूषण किस नाम से था, तो उसका नाम क्या था भाई? निष्क, है ना। और वो किसका था? सोने का बना हुआ, स्वर्ण का आभूषण इसमें यूज हुआ, ठीक है। एक आपको ये याद करना है जरूर ध्यान से। आगे चलें। धातु का मैंने आपको बता दिया कि इस समय धातु का उपयोग किस किस धातु का है, तो तांबा, टीन, कांसा, चांदी, लोहा, सीसा और सोना, है ना भाई। यहां तक का मनुष्य इस परिचित में या इसमें आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा आगे का आपका सिनेरियो बनाऊं तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि लोहे का, लोहे की खोज होने के बाद चेंजेस क्या है। तो आप थोड़ा सोचो, वैदिक काल किसके ऊपर डिपेंड थी? सारी कृषि के ऊपर। कृषि छोड़ो, पशुपालन के ऊपर थी। और पशुपालन के लिए सब जरूरी क्या था? खेती, है ना भाई। और खेती के लिए सब जरूरी क्या थी? उपजाऊ भूमि। अब जिस तरीके से लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज होने से क्या हुआ? दो परिवर्तन आए। एक परिवर्तन, हथियार बने, तलवार बनी, हथियार बने लोहे के मजबूत, पहला। दूसरा काम क्या हुआ? हथियारों की संख्या बढ़ी, पहला। और दूसरा काम क्या था कि लोहे के बने हल। जो हल पहले लकड़ी के होते थे वो बने किसके? लोहे के। और जैसे ही लोहे के बने तो लोहे से क्या हुआ भाई? हैवी धातु है, वो थोड़ा और नीचे गहराई कर दी उसने,
तो जो खेतों की जुताई थी ना, वो नीचे से होनी शुरू हो गई। और जब खेतों की जुताई अच्छे से हुई तो खेतों की क्या बढ़ गई, उर्वरता, फर्टिलिटी बढ़ गई। और फर्टिलिटी बढ़ जाने से भाई उत्पादकता बढ़ गई, खेती फसल ज्यादा होने लगी। और जब फसल ज्यादा होने लगी तो जमीन की डिमांड ज्यादा होने लगी। तो जमीन के ऊपर क्या होते थे, पहले छोटे मोटे युद्ध हुए, जमीन नाम करी काम हो गया। अब युद्ध बड़े होने लग गए। अब कबीलों को मिलाना शुरू कर दिया, एक कबीला, दो कबीला, 10 कबीले एक साथ, 10 कबीले यहाँ एक साथ, 10 कबीले। जैसे कि युद्ध बताता हूँ आपको मैं, एक युद्ध 10 राग युद्ध, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आता आपके कि 10 राग युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। तो 10 राग युद्ध जो है वो अयोध्या के एक राजा थे, उनका 10 राजाओं के विरुद्ध हुआ था। जीते हालांकि यही थे। ये क्वेश्चन आता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के बीच हुआ था, तो मतलब किस नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। आप याद रखोगे इसे, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों का आप लोग जानते हो, धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत यूज था। मैं आपको बताऊं कि जहां ऋग्वैदिक काल में थोड़े बहुत यज्ञ होते थे, वो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई। यज्ञ के ऊपर सारी चीजें चली गई। मतलब राजा राज्याभिषेक कर रहा है तो उसका यज्ञ हो रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है तो यज्ञ हो रहा है, और तो और किसी विद्वान विद्वान पुरुष की बलि दे रहा तब भी युद्ध वो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ की जिंदगी ज्यादा आ गई यहाँ पे इसमें, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान ज्यादा चलते थे इन चीजों में। जैसे मैं बताऊं धार्मिक अनुष्ठान की बताऊं, जैसे आप सभी को बताया कि अभी जल्दी में ही भारत के महान व्यापारी हमारे भारत जानते हो सभी, रतन टाटा जी का निधन हो गया, ठीक है। नाम क्या उनका, उनका नाम है नवल रतन टाटा। आपको नहीं पता, ये गोद लिए गए थे, इनकी माताजी ने गोद लिया था इन्हें, ठीक है ना। पिताजी समय से पहले एक्सपायर हो गए थे, रतन जी टाटा इनके पिताजी पहले एक्सपायर हो गए थे, तो माताजी ने ना गोद ले लिया था नवल टाटा के नाम से। तो अब कहानी क्या है कि उनके अगर मैं बात करूं उनके बारे में, भाई पारसी धर्म से आते थे। अब पारसी धर्म में क्या होता है कि पारसी धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है ना, तो वो अंतिम संस्कार होता है एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है उसका आपका खुले आसमान में डिकम्पोज करना बॉडी को। खुले, जैसे हमारे यहाँ अलग, हिंदू धर्म में अलग, मुस्लिम धर्म में अलग, वैसे ही पारसी धर्म होता है खुले आसमान में आप क्या कर देना, उसको खत्म कर देना। मतलब कि उस प्रोसेस कहते हैं दखम, दखम बोलते हैं, दखम, हाँ दखम। अब जो दखमा है ना, दखमा प्रोसेस, टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं उसको। उसमें कहानी क्या होती है कि बॉडी को एक टावर होता है वहीं का बना हुआ उस धर्म का ही, उस पर रख देते हैं, और खुले आसमान में उस बॉडी को गिद्ध खा जाते हैं नोच के। मतलब मांस को गिद्ध कहते हैं, गिद्धों के हवाले कर दिया, वो पारसी धर्म में प्रोसेस है। तो उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार ना करके हिंदू धर्म की तरह ही उनको, उनकी बॉडी को वो करा गया था, जलाया गया था, ठीक है। तो अब उनकी ही बात अगर मैं करने लगूँ तो बातें कम है, उनके लिए तो समय कम पड़ जाए हमारे पास, ऐसे महान पुरुष थे वो। सिंपल सी बात है, मैं तो कहता हूँ कि मरने के बाद नहीं, उन्हें तो जिंदे पे भारत रत्न देना चाहिए था। मरने के बाद डिमांड थोड़ी होनी चाहिए थी, ये तो पहले मिल जाना चाहिए था कि भाई ऐसे व्यक्ति को तो उसके हाथ में भारत रत्न दिया जाए ना, तो उसको लगे कि मैं कुछ कर गया हूँ। इवन सही बात है, पद्म भूषण विभूषण वो ले चुके, लेकिन वो डिजर्व करते थे भारत रत्न आज से कई साल पहले। जो उनके कार्य थे, उन्होंने टाटा नमक से लेके और हमें हवाई बिल्कुल एयर इंडिया तक दी है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें भी ये प्रोसेस है उनका जो कल हुआ आगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर फिलहाल आप लोग याद रखोगे, तो धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान जरूरी थे। तो यहाँ पर मेन चीज किसके आ गई, यज्ञ की। यज्ञ की कहानी को आप याद रखोगे, उत्तर वैदिक काल में इतनी चीजें होती हैं।